नमस्कार मित्रों, जब हम साहित्य की बात करते हैं या संस्कृति की बात करते हैं या उसके संरक्षण की बात करते हैं, तब हम फ़कीर याद आते हैं। बिना फ़कीरी के ये काम हो नहीं पाते। तभी एक उर्दू के प्रख्यात शायर अदम ने कहा था, किसी दिन इधर से गुज़र कर तो देखो, किसी दिन इधर से गुज़र कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। तो ये फ़कीरों के डेरे जो हैं सदा रौनकमय रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। इसी सक्रियता की लहर में मैं एक शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ उनकी पूरी की पूरी कायम हैं। मैं प्रयास करूँगा कि एक की बजाय आपको दो के बारे में ज़िक्र करूँ, चर्चा करूँ, लेकिन मेरी जो प्राथमिकता है वो आज है स्वामी ओमानंद के बारे में। स्वामी ओमानंद के नाम से तो आप उन्हें जानते होंगे। स्वामी ओमानंद सरस्वती झज्जर गुरुकुल, जो गुरुकुलों की परंपरा से परिचित हैं, वो भी जानते हैं कि झज्जर नामक गुरुकुल जो है वो अपनी अद्वितीय संस्कृति संरक्षण के कारण लोकप्रिय भी रहा है और चर्चा के अंदर भी रहा, चर्चा का केंद्र बना रहा है बहुत लंबे अरसे तक। और ये एक फ़कीर ने स्थापित किया था, और फ़कीर थे स्वामी ओमानंद। शुरुआती दौर में आचार्य भगवान देव आर्य समाज से लग्न थी। आर्य समाज की अध्ययन के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए कई जगह गए। राजस्थान में भी बहुत सारे संस्थानों में गए। दिल्ली में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो वेद के संस्थान से उनको उनमें भी ये इनकी चलती रही आना जाना। उनके साथ भी इनकी वो आप आसानी से कह सकते हैं घुसपैठ चलती रही। तो ये मतलब ये इनका प्रयास होता था, ज्ञान जहाँ से भी मिले वो ले लो। और ये जब तक इनकी संतुष्टि नहीं होती थी तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते थे, ना विद्वानों का और ना ही ग्रंथों का। स्वामी ओमानंद मुख्य रूप से मैं इसलिए विशेष उनका जिक्र करना चाहता हूँ कि अच्छे भले खासे ज़मींदार परिवार के, अकेली संतान माँ बाप की, और 350 बीघा, 350 एकड़ भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 350 बीघा कहते हैं, इसके आसपास उस क्षेत्र में ज़मीन, जो क्षेत्र आज दिल्ली का प्राइम क्षेत्र है, नरेला क्षेत्र में। नरेला बिल्कुल हरियाणा और उसकी सीमा पर बसा हुआ है, और उसी क्षेत्र में इस शख्स की अकेले की इतनी भूमि थी, और माँ बाप चाहते थे कि ये कुछ पढ़ लिख जाए और उसके बाद इसकी शादी कर दें और अपना कारोबार संभाले, अपनी ज़मीनें संभाले। और उन्होंने इसी बात के लिए कि इसका ध्यान जो है वो मुख्य रूप से आधुनिकता की ओर जाए, उन्होंने इसको सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिल भी करवा दिया। अब सेंट स्टीफन का पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आज वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर महसूस करता है आज भी, और तब भी उस समय इसका तो मूल्य ही बहुत ज़्यादा था। या देहरादून का डून स्कूल और या फिर सेंट स्टीफन दिल्ली का, इनके अलावा कोई माना जाता था कि जो यहाँ से निकल गया वो ज्ञान का भंडार बन गया। ज्ञान का यह साथ साथ जो आचार संहिताएं हैं या जो जीने की जो कला है उसके बारे में जो उसको ज्ञान है वो किसी और को नहीं हो सकता। और मित्रों, लेकिन उन्हीं दिनों में जब इनको प्रवेश दिलाया गया, उन्हीं दिनों में स्वाधीनता संग्राम की लहर अपने चरम पे थी, और इनको सबसे ज़्यादा भगत सिंह, इनको उसमें नायकत्व मिला। और जिन्होंने समझा कि ये तो ऐसे महानायक जब अपनी इतनी छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे तक जाने में संकोच नहीं करते, तो मैं क्या चीज़ हूँ। और इन्होंने आव देखा ना ताव सब कुछ छोड़ के स्वाधीनता संग्राम में चले गए तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश समय जेलों में बीतना था। तो जेलों में भी वही भगवा वस्त्र और साथ में वेद की किताबें और कुछ अन्य ग्रंथ लगातार पढ़ने की एक आदत सी बन गई थी, स्वभाव बन गया था, स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, झज्जर गुरुकुल। मित्रों, बहुत ही उसकी भी दिलचस्प है उसकी स्थापना की कथा भी, लेकिन उस पर ज़्यादा मैं वक्त नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इनके जीवन के बारे में जिनका जिक्र आपसे बांटना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वाधीनता संग्राम में इनका योगदान जो है बड़ा विशिष्ट माना जाता है। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हर जगह स्वीकारी होते थे। इतने विनम्र, इतने शालीन और इतने ज़्यादा संयमित व्यक्ति अन्य उस समय दिखाई नहीं देते थे। अगर बहुत बड़ा विद्वान है तो वो वैसे भगवान परशुराम का रूप बन के वो हाथ में खड़ग उठाए फिरता है,
और बहुत सारे ऐसे थे विद्वान जिन्होंने स्वीकार जल्दी जल्दी समझौते नहीं करते थे। उनका उग्र तेवर हो जाता था जब कोई भी व्यक्ति ज्ञान के मामले में कंप्रोमाइज़ की या जो एक प्रकार से कुछ एक चीज़ों को छोड़ देने की बात जो करे, उनको स्वीकार नहीं होता था। लेकिन ये इनका ये था कि ये बड़े संयम के साथ, बड़े शांत स्वभाव के थे बहुत ज़्यादा। मुझे इनके करीब रहने का मौका भी मिला और मैं भी भाग्यशाली उन लोगों में से हूँ जिसको आशीर्वाद देने ये लोग अम्बाला में था, मैं पत्रकारिता में तब आया करते थे। इनके साथ ही कपिल देव शास्त्री, इनके एक सहयोगी होते थे आचार्य कपिल देव शास्त्री, वो भी आते थे, और साथ में डॉक्टर मंगल सेन और मुख्तार सिंह मलिक। इनकी सबकी एक दायरा बना हुआ था कि उसी वृत्त में रहकर संघर्ष करना है, जूझना है। और सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि मित्रों ये मानी जाती है कि इन्होंने एक संग्रहालय का स्वरूप देने का मन बनाया कि हमारे देश में जब तक हम संस्कृति की चीज़ों को, संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को, उन स्मृतियों को संरक्षित नहीं रख पाएंगे, तब तक हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति कहाँ बच पाएगी। इसके लिए इन्होंने बीड़ा उठाया, जहाँ से भी कहीं को प्राचीन कोई भी प्रतीक चिन्ह, कोई मूर्ति, कोई और चीज़, कोई पुराने बर्तन और प्राचीन युग में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं इनको मिल जाती, उनका संग्रह करना इन्होंने शुरू कर दिया। और एक विशाल संग्रहालय बनाया झज्जर में, गुरुकुल में। उस संग्रहालय में 2 लाख से भी ज़्यादा वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं संरक्षित हैं। ऐसे बड़े जो भंडार को संजो कर रखना भी अपने आप में कुछ चुनौती होती है। मुझे याद है कि एक बार मैंने उनसे उल्लेख किया कि स्वामी केशवानंद भी आपकी तरह से वो भी लगे रहते हैं, तो कहना कि चलें किसी दिन। और मैं इनको लेकर स्वामी केशवानंद के स्थान दिखाने के लिए गया। सबसे पहले अबोहर में साहित्य सदन देखा इन्होंने, और साहित्य सदन में जो चंद्रशेखर आज़ाद, स्वाधीनता सेनानी वगैरह, उनकी स्मृतियाँ भी थी, वो भी देखी। और जब उनको बताया गया कि नागार्जुन जैसे साहित्यकार यहाँ 8 रुपये महीना पर संपादन करते रहे साहित्यिक पत्रिकाओं का, तो उनको और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मन में एक उबाल सा आया कि नहीं, अब मैं सारा जीवन इसी ओर ही ले जाना है। और स्वामी केशवानंद से जब इनको मैंने मिलवाया तो स्वामी जी ने बहुत तारीफ़ की इनकी, कि स्वामी जी भी अपने आर्य समाज से प्रभावित रहते थे, और उनका सनातन धर्म की ओर भी झुकाव था, क्योंकि वह मूल रूप से उदासीन संप्रदाय के संत थे। और मित्रों, साथ साथ जिक्र मैंने आपसे वादा किया था दूसरे संत का भी। स्वामी केशवानंद भी आप अजीब एक शख्सियत थे, फ़कीर आदमी। बचपन का नाम बिरमा, जाट परिवार के, और जाट परिवार के होते हुए भी सब जगह उन्होंने कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में 130 संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें कृषि महाविद्यालय भी था, जिनमें तकनीकी केंद्र भी थे, जिनमें साहित्य के जो परीक्षा केंद्र थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के, वो भी होते थे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा ज्ञान का जिसके विस्तार के लिए स्वामी केशवानंद ने एक संस्था नहीं खड़ी की। ये बात अलग है कि उसके बाद इतनी समृद्ध विरासत को संभालने वाला कोई नहीं होता, और उनकी आदत ये थी कि उनके पल्ले तो कुछ होता नहीं था। अगर एक निर्माण कार्य करना है तो गांव के किसी गांव के बाहर, समृद्ध गांव के बाहर बैठ जाते कि मैं तो भूख हड़ताल करूँगा। अब गांव वाले आते हाथ जोड़ के, महाराज स्वामी जी क्यों भूख हड़ताल करोगे, हमें बताओ ना। कहते मुझे तो ये निर्माण करना है भाई, उसके लिए 100 बोरी सीमेंट चाहिए, या तो 100 बोरी सीमेंट दो या भूख हड़ताल पे बैठूँगा। मतलब इस तरह से उन्होंने अनशन, सत्याग्रह और ऐसी चीज़ों को तरजीह देकर, प्राथमिकता देकर उन्होंने सारी चीज़ें निर्माण की संकलित की और इमारतें बना दी। और आज वो इमारतें जो हैं, उनकी जो संपत्ति का मूल्य है वो अरबों में है। वही बात अलग हो जाती है कि संस्थानों को, विरासत को संभालना किसी के बूते का नहीं होता मित्रों। लेकिन फिर भी अभी तक वो संचालित हैं, चल रही है, ये एक सुखद बात है। यद्यपि अबोहर का हिंदी साहित्य सदन और फाजिल्का का जो साधु पुस्तकालय जो उन्होंने बनाया था, साधु आश्रम, वो दोनों ही विकृत अवस्था में हैं, और कोई पता नहीं कब कहाँ उन संपत्तियों पर कोई कब्जा कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं बात करता हूँ स्वामी ओमानंद पे, फिर लौटते हैं एक बार कि स्वामी ओमानंद में विशेष उपलब्धियों की बात बहुत ज़्यादा थी, समर्पित। जब भी राजनीतिज्ञों को भी ज़रूरत पड़ती थी, वो भी इनका प्रयोग कर लेते थे, क्योंकि ये ज़्यादा स्वीकार्य थे।
लेकिन ये ऐसा नहीं था, किसी चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने से इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि उसमें उस ढर्रे में तो पढ़ूंगा नहीं। सामाजिक सरोकारों के लिए और अपने प्रदेश के हितों के लिए अगर लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मित्रों, हरियाणा बना 1966 में, आपको याद है। हरियाणा के बाद ये बनने के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई, चंडीगढ़ तो पंजाब का है, और उस बारे में कार्ड कूड भी छप गए, निमंत्रण पत्र भी छप गए, ये सारा इतिहास में दर्ज है। जब इनको पता चला तो इन्होंने चंडीगढ़ पर एक विशेष रूप से एक न्याय यात्रा का आयोजन किया। मैं उस न्याय यात्रा का स्वयं भी गवाह था, और ये न्याय यात्रा मित्रों हरियाणा के कस्बे, हर कस्बे से लोगों को लेती हुई नई दिल्ली की सड़कों पर जब उतरी तो वो पहली बार था कि लाखों की संख्या में उस न्याय यात्रा में हरियाणवी शामिल हुए। और उस न्याय यात्रा का परिणाम यह निकला कि चंडीगढ़ का जो स्थानांतरण होना था पंजाब को, वह रुक गया और आज तक रुका हुआ है, और अब भी चंडीगढ़ एक केंद्र शासित क्षेत्र है। तो इस सारी, मैं सिर्फ संकल्पों की बात करता हूँ कि व्यक्ति जब संकल्पों की बात अपने हाथ में लेता है और जब अपने व्यक्तिगत सुखों, व्यक्तिगत स्वार्थों, निजी ज़िंदगी को एक तरफ ताक पे रख देता है, तो उस वक्त उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है, उसके संकल्पों की पूर्ति भी होती है, और बहुत कुछ अपने परिवेश को, अपने समाज को देने में समर्थ होता है। तो अब स्वामी ओमानंद का अब तक किसी ने उसका संग्रहालय को उचित रूप से जो सुविधाएं प्राप्त करने की बात थी वो किसी सरकार ने नहीं की, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि उसके लिए उनको भूमि का आवंटन भी होगा, और भूमि के आवंटन के साथ साथ उसका जो निर्माण है संग्रहालय का वो ऐसे वैश्विक स्तर पर होगा ताकि उसकी जो सुगंधी है ज्ञान की, संकलित ज्ञान की सुगंधी दूर तक फैल सके। और ये मित्रों उपलब्धियां हैं इन फ़कीरों की समर्पित फ़कीरी को नमन, और ऐसी विभूतियों को अक्सर याद कर लिया करें। धन्यवाद।